नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। पिछले दिनों हुए रूपनगढ़ में जघन्य हत्याकांड व फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले BRC ग्रुप के खिलाफ जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिला पुलिस द्वारा कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 6 आरोपी मौके पर मौजूद व 4 आरोपियों ने वारदात करने और फरार होने में सहयोग किया था और वही घटना में प्रयुक्त कुल 10 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। पिछले दिनों हुए रूपनगढ़ में जघन्य हत्याकांड व फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले BRC ग्रुप के खिलाफ जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैन छात्रावास रूपनगढ़ के पास स्थित दुकानों की जमीन पर दो पक्षों में मुठभेड़ होने की घटना सामने आई थी, जिसमें BRC ग्रुप का जैन छात्रावास रूपनगढ़ के पास स्थित दुकानों की जमीन पर कब्जा होना बताने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिस पर BRC ग्रुप के 25 से 30 लोग दुकानों की जमीन पर कब्जा करने के लिए स्कॉर्पियो, बोलेरो, कैंपर, वर्नाकार, ट्रैक्टर व JCB आदि वाहनों में हथियारों से लैस होकर आए, जहां अन्य पक्षधर लोगों पर जानलेवा हमला कर वाहनों में आगजनी कर दी थी तथा जानलेवा हमला कर फायरिंग करने का मामला भी सामने आया था, जहां फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जहां जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ओम प्रकाश पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज अजमेर के आदेशानुसार अजमेर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के द्वारा डॉक्टर दीपक कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर ग्रामीण के नेतृत्व में एवं सत्यनारायण यादव व्रताधिकारी व्रत किशनगढ़ ग्रामीण के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके तहत आरोपी गणों को तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिरों के जरिए चिन्हित कर आरोपियों के हर संभव स्थानों पर दबिश दी गई थी। जहां जिला पुलिस द्वारा 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं घटना में प्रयुक्त 10 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। मामले में भंवर सिनोदिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी बलबा राम का भी नाम सामने आया है, जहाँ बलबा राम के रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभी राजवीर फौजी नाम का आरोपी फरार चल रहा है। स्कॉर्पियो गाड़ी है और अन्य वाहन है जिनको जब्त किया गया है। इनके अंदर जो 4 लोगों को अभी इनामी कर रखा है वो लोग तो नहीं है, उनके ऊपर हमारी टीम जो है वो पूरी तरीके से प्रयासरत है। लेकिन इस पूछताछ के बाद एक और आदमी जिसके पास फायर आर्म था, जिसने फायरिंग की थी, उसको नामजद कर लिया गया है। उसके ऊपर भी इनाम घोषित कर दिया गया है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इन लोगों पे हमें सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो स्टेप्स हैं इस प्रकार के क्राइम को रोकने के लिए वो लिए जा रहे हैं। इन लोगों की प्रॉपर्टी जो है उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स ली जा रही है। जो नए कानून के अंदर प्रॉपर्टी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं उनको जब्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर हमारी पूरी टीम जो है वो वर्क कर रही है। और जो भी इनके सहयोगी हैं, कड़ी से कड़ी जोड़कर, ना केवल जो मौके पर उपस्थित लोग थे, पर जिस इंसान ने किसी भी कैपेसिटी में इनकी मदद करी है, इनको शरण देने में, इनको भगाने में, गाड़ी प्रोवाइड कराने में, कोई फ़ोन प्रोवाइड कराने में, हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाएगी। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो इसके अंदर जो हमारा अब नया कानून आया है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध और भी ज़्यादा सख्त जो प्रावधान है उनका प्रयोग किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मैम, जो 10 आरोपी पकड़े कौन है और क्या इनका रिकॉर्ड है? जो 10 आरोपी अपने पकड़े हैं उन 10 का जो रिकॉर्ड है वो तो आपको प्रेस नोट के साथ मिल ही जाएगा। इसके अंदर 6 अभियुक्त ऐसे हैं जो मौके पर उपस्थित थे और 4 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्होंने इनकी एक्टिवली सहायता करी है। ये इसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके अंदर ये जो नामजद आरोपी बलवा राम है उसके 2 भतीजे भी शामिल हैं। और बाकी लोगों की जो है अभी टीम्स बनाकर टीम गठित की हुई हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और कंटिन्यूसली हम लोग दबिशें दे रहे हैं, ना केवल आरोपियों की तलाश के लिए दबिशें दी जा रही हैं, किंतु जो इनके सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर दबिशें देके इनका जो बेस है वो ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 10 आरोपी हैं। फायरिंग किसने की थी मैम घटनास्थल पर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग के तो नाम अपने को पहले से भी खुलासा हो रखा है। एक व्यक्ति का और हमारे सामने अब पूरे के पूरे अनुसंधान में नाम सामने आया, जिसका नाम राजवीर फौजी है और जिसको भी हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर भी हमारी टीम जो है वर्क कर रही है। वजह क्या रही? घटनाक्रम की वजह जो है वो नेचुरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो है वो उस तरीके से सामने आया है अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है कि एक वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है उस लैंड के ऊपर सरपंच के द्वारा कुछ पट्टे दिए गए थे, तो एक पार्टी जो है वो उस पर वर्क कर रही थी और ये बलबा राम वाली पार्टी ने आके वहाँ पर इस तरीके से इनका आपस में झगड़ा हुआ, रोकने का प्रयास किया और उसके बाद ये पूरी की पूरी घटना कारित की गई है। ये तो एक जांच का विषय है कि और क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं, जिसके लिए भी जांच की जा रही है। और अभी जो प्रॉपर्टी है, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक उस पर यथा
विश्व पर्यटन दिवस आज यानी 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। राजस्थान प्रमुख पर्यटन स्थलों का केंद्र है, जिसमें अजमेर भी शामिल है। इस मौके पर सभी पर्यटन स्थल पर फ्री एंट्री की सुविधा प्रदान की गई है। विश्व पर्यटन दिवस आज यानी 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। राजस्थान प्रमुख पर्यटन स्थलों का केंद्र है, जिसमें अजमेर भी शामिल है। इस मौके पर सभी पर्यटन स्थल पर फ्री एंट्री की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय ने राज्य के सभी स्मारकों और संग्रहालयों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क किया जाए। साथ ही विश्व पर्यटन दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्मारकों पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों का स्वागत सरकार मालाओं पहनाकर और तिलक लगाकर किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजन कर राजस्थान की संस्कृति विरासत से रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पर्यटन विभाग एवं पर्यटन स्वागत केंद्र द्वारा भ्रमण करने आने वाले देशी विदेशी पावनों का प्रमुख स्मारकों पर माला पहनाकर और तिलक लगाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। पर्यटकों को राजस्थानी लोक संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए इन स्मारकों पर लोक कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, बहरूपिया, स्वांग, शहनाई वादन सहित मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है। देखिए, आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हमने देशी विदेशी सभी प्रकार के जो पर्यटक हैं उनके लिए संग्रहालय और स्मारक पूरे राजस्थान में ये निःशुल्क रखे हैं, ताकि लोग अब भारतीय सभ्यता संस्कृति से अधिक रूबरू हो सकें और ऐसे लोग भी उनको देख सकें जो शुल्क नहीं दे सकते। अपना जो यहाँ का टाइमिंग है वो 9:30 से और 5 बजे तक का रहता है और सामान्य रूप से जो यहाँ का पर्यटक टिकट है वो 20 रुपये भारतीय पर्यटकों के लिए और 100 रुपये और 50 रुपये विदेशी विद्यार्थियों के लिए रहता है। किंतु आज पर्यटक दिवस के अवसर पर हमने ये सारा निःशुल्क रखा है। जो हैं स्कूल के बच्चे भी, इसके अतिरिक्त वयस्क भी, बाहरी भी, विदेशी भी, जो भी हैं वो सारे के सारे अभी निःशुल्क हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष व अजमेर उत्तर विधानसभा के विधायक वासुदेव देवनानी ने नौसर घाटी व फायसागर रोड स्थित चामुंडा चौराहा से चामुंडा मंदिर के पास सड़क का निर्माण का शिलान्यास किया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष व अजमेर उत्तर विधानसभा के विधायक वासुदेव देवनानी अपने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को लेकर संकल्पबद्ध हैं, जहां वासुदेव देवनानी उत्तर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को नई नई योजनाओं की सौगात देते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के तहत नौसर घाटी स्थित क्षतिग्रस्त मार्ग होने के चलते फायसागर रोड स्थित चामुंडा चौराहा से लेकर चामुंडा मंदिर तक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सीसी सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि अजमेर उत्तर की ओर भारी बारिश से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आम जन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत 65 लाख रुपयों की लागत से नौसर घाटी स्थित सड़क के निर्माण का कार्य आगामी नवरात्र के प्रारंभिक दिनों में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर फायसागर रोड स्थित चामुंडा चौराहा से चामुंडा मंदिर तक 40 लाख रुपयों की लागत से सीसी सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपए का बजट विकास के कार्यों के लिए पारित हुआ है, जिसके तहत ही अजमेर में सड़कों व सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, ताकि आम जन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अजमेर उत्तर में निरंतर हो रहे हैं। जब से नई सरकार आई है तब से यह सड़कों का काम, नालियों का काम और सामुदायिक भवनों के काम शुरू हुए। आज उसके तहत चामुंडा चौराहे से लेकर के चामुंडा मंदिर तक यह सड़क है, जिसके बनने के निर्माण के काम का आज श्री गणेश किया है। इस पर 40 लाख रुपए व्यय होंगे और मैं समझता हूँ कि अभी ये नवरात्रि के तुरंत बाद हम इसको शुरू करेंगे, ताकि यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। और विशेष रूप से पूरी सड़क हर रविवार को, हर नवरात्रि में हजारों लोग आते हैं, तो उनको किसी प्रकार तकलीफ नहीं, इसलिए सड़क को हमने प्रस्तावित करके आज हमारे विभाग ने इसका टेंडर वगैरह किए, वर्क ऑर्डर दी करके आज इसका शिलान्यास हमने किया है। दोस्तों, आगामी लगभग 1 महीने के अंदर ये बन करके तैयार होगी। विशेष रूप से मैंने आग्रह किया कि चामुंडा चौराहा भी इसमें लेकर के, और जहाँ जहाँ बीच में जो कहीं पानी आ रहा है वहाँ पे सीसी सड़क दे, ताकि यह भविष्य में टूटे नहीं और यह लगातार चलती रहे। इसके पहले भी यहाँ पे जब सड़क का एक पार्ट टूट गया था, उस समय भी
ईडीओ को कह करके 30 लाख रुपए से उस सड़क को भी ठीक करवाया। और मैं समझता हूँ आज माता जी के प्रति सबकी श्रद्धा है और सब श्रद्धा निमित्त इस स्थल बनाने में हम सब श्री शास्त्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की ओर से कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा बूंदी के हाड़ा वंश के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल जी की 600 वर्ष पुरानी छतरी को गैर जिम्मेदार अधिकारियों के आदेश पर प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा स्थानीय निवासियों को विश्वास में लिए बिना प्राचीन धरोहर को विस्थापित करने व तहस नहस करने के चलते नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्री शास्त्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की ओर से कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा बूंदी के हाड़ा वंश के पूर्व शासक महाराजा सूरजमल की 600 वर्ष पुरानी छतरी को गैर जिम्मेदार अधिकारियों के आदेश पर प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा स्थानीय निवासियों के विश्वास लिए बिना प्राचीन धरोहर को विस्थापित करने व तहस नहस करने के चलते नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में ऐसे हजारों प्राचीन स्मारक बने हुए हैं। 100 वर्षों से अधिक पुराने ऐसे सभी स्मारकों के संरक्षण के लिए एवं जन आस्था के ऐसे स्मारकों के साथ पुनः ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं हो, इसकी रोकथाम के लिए एक स्पष्ट नीति निर्धारित कर उसे लागू करने के साथ ही महाराजा सूरजमल की उक्त छतरी को उसी स्थान पर पूर्ण सम्मान के साथ उसके उसी स्वरूप में पुनः स्थापित करवाया जाए। जिस हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर यह गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की गई है, उसका नामकरण महाराजा सूरजमल जी के नाम से कर उनके प्रति आमजन की आस्था का सम्मान किया जाए, वही लिप्त कार्यकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आज विश्व पर्यटन दिवस है और विश्व पर्यटन दिवस पे इस तरीके की कोई घटना हो रही है वो अशोभनीय है। सरकार को इस मामले में तुरंत प्रसंज्ञान ले लेना चाहिए। आज कोई भी धरोहर बनी हुई है, धरोहर के पीछे इतिहास है और इतिहास वैसे ही नहीं बनता, इतिहास के पीछे सिर कटाने पड़ते हैं। जब इतिहास बनता है, इतिहास के लिए मृत्यु को गले लगाना पड़ता है। जब इतिहास बनता है, इतिहास के लिए अपने परिवार खोने पड़ते हैं। जब इतिहास बनता है, इतिहास ऐसे नहीं बनता। अगर इतिहास के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या कोई विखंडित होती है, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और धरोहर संरक्षण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आज अजमेर जैसी कलेक्ट्री क्या बना सकते हैं क्या? अजमेर जैसा DRM ऑफिस क्या बना सकते हैं क्या? असंभव है, असंभव सा है। आप नए पुल देख लिए, नई बिल्डिंगों का निर्माण देख लिए, हर 10 साल में उनको रिपेयरिंग मांग लेती है। 100 साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग हो गई तो भी चल रही है। तो ऐतिहासिक जितनी भी चीज़ है, चाहे गढ़ किले और ऐतिहासिक धर्मशालाएँ, धरोहर जैसे भी हो, तो उनको सरकार को चाहिए कि उनका संरक्षण करे और संरक्षण के साथ साथ उस पर विशेष ध्यान रखे, विशेष कमेटियाँ गठित हो, विशेष रूप से उसका विभाग ही अलग वैसे तो है, पर वो ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं जा पाता। तो इसलिए ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स है वो संरक्षित नहीं हो रही है। बूंदी स्थित महाराजा सूरजमल जी की प्राचीन छतरी, जो कि वहाँ की एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र था, सर्व समाज के द्वारा उसको भूमिया जी के रूप में पूजा जाता था। उसको कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस प्रकार से ध्वस्त किया, विध्वंस किया, और ये सब की जन की वहाँ के सर्व समाज की आस्था का केंद्र था और उसको ध्वस्त किया गया। तो हम सब की मांग है कि उसका पुनर्निर्माण किया जाए और उसके निर्माण के साथ में ही वहाँ पे हमारी राज्य सरकार से ये भी मांग है कि जो भी भूमिया जी के स्थान, जो भी अच्छी प्राचीन स्थान है, जो भी बावड़ियाँ हैं, जो जन आस्था के केंद्र है, 100 वर्ष से पुराने, उन सब को पुनर्निर्माण कराया जाए और उनके लिए एक ऐसा एक्ट लाया जाए कि उनसे कोई छेड़खानी या किसी प्रकार की तोड़फोड़ की मद में नहीं आए। और हमारी ये मांग है कि जितने भी जो प्राचीन स्थल है उनको संरक्षित किया जाए। और जिस यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यूजी स्तर की सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 शुक्रवार को हो रही है। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई, अर्थात प्रवेश सुबह 8 बजे से दिए गए। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से होगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश दोपहर 2 बजे तक दिए जाएंगे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यूजी स्तर की सम्मान पात्रता परीक्षा 2024 शुक्रवार को हो रही है। अजमेर में परीक्षा के लिए 64 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, जहां बताया जा रहा है कि परीक्षा के लिए 19,585 परीक्षार्थी हैं। शहर में परीक्षा सेंटर बनाए जाने से कई स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश भी घोषित किया गया है। बोर्ड की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया गया। पहली शिफ्ट में परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई, यानी प्रवेश सुबह 8 बजे तक ही दिए गए। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से हुई। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से होगी और अभ्यर्थी को प्रवेश दोपहर 2 बजे तक ही दिए जाएंगे। आज व कल 2 दिन होने वाले इस सम्मान पात्रता परीक्षा में देश भर में कुल 13,04,142 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। अजमेर जिला प्रशासन ने परीक्षा पर कड़ी नजर रखने के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। हर एक टीम में एक आरएस, एक आरपीएस और एक जिला एजुकेशन अधिकारी भी शामिल है। कुल 10 टीमों में 64 अधिकारी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रकुल के प्रवर्तक अग्रसेन भगवान की 5148वीं जयंती 3 अक्टूबर को है, जिसके तहत अग्रवाल पाठशाला सेवा समिति व अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में 9 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रकुल के प्रवर्तक अग्रसेन भगवान की 5148वीं जयंती 3 अक्टूबर को है, जिसके तहत अग्रवाल पाठशाला सेवा समिति व अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में 9 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में वाहन रैली का आयोजन किया गया, जहाँ ये रैली केसरगंज से होती हुई प्रमुख मार्गों से होते हुए अग्रवाल पाठशाला सभा आकर ध्वजारोहण कार्यक्रम में परिवर्तित हो गयी, जहाँ गणेश लाल द्वारा रैली को हरा झंडा दिखाकर रवाना किया गया था। लक्ष्मी नारायण हटुका ने ध्वजारोहण कर 9 दिवसीय कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं व बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कलयुग के अवतारी, अहिंसा के पुजारी, समाजवाद के प्रथम प्रणेता हमारे अग्रकुल प्रवर्तक भगवान श्री अग्रसेन जी की हम 5148वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। ये जयंती में आज हमने सुबह केसरगंज से वाहन रैली निकाली। जोर शोर के साथ सैकड़ों युवकों ने साइकिल और गाड़ियों के साथ भाग लिया। मातृशक्ति ने भी इसमें अपना योगदान दिया। अग्रसेन जी के जयकारे के साथ केसरगंज से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई ये रैली आज अग्रवाल पाठशाला सभा पहुंची। इस रैली को हमारे मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी गणेश लाल जी अग्रवाल एडवोकेट ने हरी झंडी दिखा के रैली को रवाना किया। इसके बाद हमारे यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो कि हमारे 9 दिवसीय कार्यक्रम होते हैं उसकी प्रारंभ की सूचना है। ये ध्वजारोहण के साथ हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण जी हटुका के कर कमलों से इस ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया और ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बाद यहाँ सैकड़ों की संख्या की उपस्थिति में मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी का स्वागत किया गया और आने वाले समय जो 9 दिवसीय हमारे कार्यक्रम होंगे उनकी रूपरेखा इस कार्यक्रम में सबको जानकारी दी गई और पूरे समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित किया गया कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले। आज के दिन ही आज शाम को हमारी सद्भावना और एकता का परिचायक श्री अग्रसेन मेले का भव्य शुरुआत आज की जाएगी। भव्य मेला हमारे महाराज अग्रसेन पब्लिक स्कूल प्रांगण में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारे समाज के सभी बंधुओं के द्वारा 40 से ज़्यादा संख्या में व्यंजनों और गेम्स की दुकानें स्टॉल्स लगाई जाएगी और साथ में मंच कार्यक्रम किए जाएंगे, जहां बच्चों के लिए बड़ों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। इस मेले का उद्देश्य है समाज में एकता व सद्भावना के लिए सब एक जगह इकट्ठा होना, मनोरंजन करना और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ उसका लाभ लेना। ये कार्यक्रम हम आज शाम को हमारे मुख्य अतिथि सुरेश जी गोयल की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आगे 8 दिवसीय कार्यक्रम, आगे 8 दिन और हमारे कार्यक्रम होंगे। उन सबके लिए मैं महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति की ओर से आप सभी अग्रबंधुओं का, अजमेर के तमाम अग्रबंधुओं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन स्वयं सेवी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय साइंस व मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिता का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बोराज में किया गया।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन स्वयं सेवी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ब्लॉक स्तरीय साइंस एवं मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिता का आयोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बोराज में किया गया। यह प्रतियोगिता गणित एवं विज्ञान विषयों की रुचि एवं दक्षता विकसित करने के लिए आयोजित की जाती है। पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाता है तथा विद्यालय स्तर पर कक्षा 5 में गणित विषय में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिता में तथा कक्षा 8 में विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विजेता विद्यार्थी साइंस विजार्ड प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर हिस्सा लेते हैं। अजमेर शहर से कुल 17 विद्यालय एवं अजमेर ग्रामीण से कुल 23 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नवीन सागर सोनी, सहायक परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अजमेर ने बताया कि भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के प्रयास से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिभा को साइंस एवं मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों की भी गणित एवं विज्ञान के प्रति रुचि विकसित हो सकेगी। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव सुमन चौहान ने बताया कि विद्यार्थियों को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकेगी तथा गणित एवं विज्ञान विषयों के प्रति। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टीपीएडीएल द्वारा हजारीबाग पावर हाउस स्थित कार्यालय में अजमेर शहर के उपभोक्ताओं के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के माध्यम से प्रबंधन अजमेर शहर के आम उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने का कार्य करेगा। शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टीपीएडीएल द्वारा हजारीबाग पावर हाउस स्थित कार्यालय में अजमेर शहर के उपभोक्ताओं के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए, बिजली के बिल संबंधी कोई भी शिकायत के लिए, नई बिजली के कनेक्शन और लोड बढ़ोतरी के लिए किए गए आवेदनों व बिजली आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की सेवाओं और समस्याओं की जानकारी एवं उचित निराकरण हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया। टीपीएडीएल अजमेर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में उप जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत जन सुनवाई कार्यक्रम में आने वाले प्रत्येक सप्ताह में टीपीएडीएल अजमेर के किसी एक जोनल में ऑफिस किया जाएगा, जिसकी शुरुआत टीपीएडीएल हजारीबाग पावर हाउस स्थित कार्यालय से की जा रही है। जन सुनवाई के माध्यम से प्रबंधन अजमेर शहर के आम उपभोक्ताओं के समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी सभी प्रकार की विद्युतीय सेवाओं को प्राथमिकता से प्रदान करने का कार्य करेगा। सुनवाई हो रही है असल में अभी क्योंकि हम लोग एक गर्मी के मौसम से और उसके बाद जो बरसात का मौसम आया है उसमें काफ़ी नेटवर्क हम लोग का प्रभावित रहा है और नेटवर्क को सुधारने के लिए हम लोग ने एक तरफ तो कैपेक्स स्कीम्स अपनी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूट करना शुरू किया है और दूसरी तरफ हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम लोग का तो अपना एस्टीमेट है जिसके आधार पे हमने स्कीम्स बनाई हैं कि किस क्षेत्र में किस इक्विपमेंट पे क्या कार्रवाई की जानी है। वहीं हमें लगा कि ये उचित होगा कि हम लोग जन सुनवाई भी साथ के साथ शुरू करें ताकि लोग जो यहाँ पर अपनी शिकायतें लेकर के आएँ उससे हम लोग की समझ में और अधिक स्पष्टता आए कि किस प्रकार की परेशानियाँ हैं जिससे कि हमारा उपभोक्ता जूझ रहा है। और हम जब मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ अभी शुरू करेंगे तो उसमें हम अपने उपभोक्ताओं के उन कष्टों को निश्चित रूप से उनका। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सामने संचालित श्री मेडिकल स्टोर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें डॉक्टर का लिखा पर्चा दिखाने के बाद भी श्री मेडिकल स्टोर संचालक ने गलत इंजेक्शन बच्ची के परिजनों को थमा दिया। परिजनों ने श्री मेडिकल स्टोर द्वारा दिए गए गलत इंजेक्शन को बच्ची को लगवा दिया, जिससे 2.5 वर्षीय ख्वाहिश की गलत इंजेक्शन लगने की वजह से तबीयत बिगड़ गई, जिसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा जानकारी दी गई कि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2.5 वर्षीय ख्वाहिश की यह हालत हुई है। श्री मेडिकल स्टोर संचालक की लापरवाही से एक मासूम बच्ची के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत अजमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग में की और ऐसे लापरवाह श्री मेडिकल स्टोर संचालक का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद ड्रग्स विभाग की 2 महिला अधिकारी कार्यवाही करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने कई अनियमितताएं भी पाई। जहां अधिकारी सायरा बानो ने बताया कि श्री मेडिकल स्टोर संचालक ने अपनी गलती मानी है कि उसने एम्स अस्पताल से मिली पर्ची की दवाइयों से अलग दवाइयां शिकायतकर्ता को दी। जहां अधिकारी ने शिकायतकर्ता से भी बातचीत की। वहीं अधिकारी ने बताया कि श्री मेडिकल स्टोर संचालक पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसकी जाँच की जा रही है। हाँ, कोई शिकायत जेएलएम के सामने श्री मेडिकल की मिली थी कि उन्होंने कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसकी जांच करने आज हम पहुंचे थे। उस जांच में ये है कि जो एम्स के पर्ची थी 23 जुलाई की,
उससे उसकी पर्ची में 3 तरह की मेडिसिन लिख रखी थी। एक तो सिरप लवेरा, इंजेक्शन ACTH और सिरप कैलमेड। तो फर्म मालिक ने बताया है, जो कि खुद भी फार्मासिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो इंजेक्शन उनके पास अवेलेबल नहीं था और सिरप लवेरा दी गई, और कैल्शियम जो सिरप था उसको उन्होंने गलती से कैल्शियम समझ के इंजेक्शन अपराइज D3 दे दिया, और उसका बिल भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। और शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया था, उनसे भी पूछा गया भी क्या हुआ था, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये इंजेक्शन जो लिख रखा है उसकी जगह इन्होंने हमें अपराइज D3 किया, जो उन्होंने माना है कि हाँ हमसे अपराइज D3 दिया गया है। दुकान वाले ने स्वीकार कर लिया, श्री मेडिकल वाले ने इस बात को? दुकान वाले ने कहा है कि वो उसमें जो कैल्शियम भी एक लिख रखी थी सॉल्ट, जिसका उसने कैल्शियम समझ के और कैल्सीफेरॉल दे दिया, जो अपराइज D3 में कैल्सीफेरॉल सॉल्ट है। गलती स्वीकार कर रहा है अगला आदमी? हाँ, माना है उसने। कहाँ पे, किस जगह दुकान है इनकी? JLN के सामने है ना, श्री मेडिकल अजमेर। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।